सभी को गुड मॉर्निंग। सुबह के 10:30 बज चुके हैं और हम लोग लाइव क्लास लेकर हाजिर हैं। तो जहाँ पर हम लोगों ने परसों क्लास को रोका था, उसके आगे ही हम लोग जो है पढ़ने का प्रयास करते हैं। आपको पता ही है कि भारत में भारत में जो सर्वोच्च सम्मान है वो आपका भारत रत्न है। इसके बाद जो सर्वोच्च सम्मान है वो कौन सा है? पद्म विभूषण है। इसके बाद जो सर्वोच्च सम्मान है वो है पद्म विभूषण, भारत रत्न के बाद। और पद्म विभूषण के बाद कौन सा है? पद्म भूषण है। और उसके बाद तीसरा जो सम्मान है वो है पद्म श्री। अभी आपको याद भी होगा कि जो पहलवान बजरंग पुनिया है, उन्होंने अपना पद्म श्री सम्मान ही वापस किया था। तो भारत रत्न जो है वो सर्वोच्च सम्मान है। उसके बाद पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री, ये तीन जो है, आप भारत रत्न के बाद तीन सम्मान ये लाइन से हैं। तो और ये सम्मान मतलब जो युद्ध के समय सबसे बड़ा सम्मान दिया जाता है सैनिक को, किसी सैनिक को अगर किसी युद्ध के समय कोई वीरता दिखाई हो तो उसके लिए परमवीर चक्र है। ठीक है, परमवीर चक्र, उसके नीचे होता है वीर चक्र। ठीक है। सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन सा है? सबसे बड़ा गुरुद्वारा जो है वो अमृतसर में है, स्वर्ण मंदिर। सबसे बड़ा गुरुद्वारा अमृतसर में स्वर्ण मंदिर है। सबसे बड़ा गिरिजाघर कौन सा है? सबसे बड़ा गिरिजाघर जो है वो सेंट कैथेड्रल गोवा में है। गोवा में एक गिरजाघर है, चर्च। गिरजाघर को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? चर्च कहते हैं। तो सबसे बड़ा चर्च जो है वो कैथेड्रल सेंट कैथेड्रल गोवा का है। और ये इंडिया का सबसे बड़ा चर्च है। सबसे बड़ी तटरेखा वाला दक्षिण भारत का राज्य कौन सा है? सबसे अधिक जो तटरेखा बनाता है, मतलब समुद्र के साथ जिसकी सीमा जुड़ी हुई है, वो राज्य है गुजरात। 1200 किलोमीटर जो है इसकी सीमा समुद्र के साथ जुड़ी हुई है। सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है? कोसी नदी। कोसी नदी जो है वो सबसे अधिक बार अपना रास्ता चेंज करती है। कोसी नदी सबसे अधिक बार अपना रास्ता चेंज करती है। सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? गोविंद वल्लभ पंत सागर झील, उदयपुर राजस्थान में। ये इंसानों ने बनाई है झील, पानी के संरक्षण के लिए, जल संरक्षण के लिए। उदयपुर राजस्थान में। हाँ, सभी को गुड मॉर्निंग है। तो ये गुजरात के, सॉरी, ये गोविंद बल्लभ पंत सागर झील जो है वो उदयपुर, राजस्थान के उदयपुर में स्थित है। सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। सबसे गहरी नदी घाटी, सबसे बड़ी गहरी नदी घाटी जो है भागीरथी व अलकनंदा नदी तैयार करती है। ऐसी कौन सी नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती है? सबसे लंबी नदी जो डेल्टा नहीं बनाती है। तो डेल्टा ना बनाने वाली सबसे लंबी नदी नर्मदा नदी है, ये आप याद कर लीजिए। सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल कौन सा है? तो सियाचिन ग्लेशियर सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध भूमि है। सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली नदी द्वीप। ठीक है, द्वीप पता है क्या होता है? जो जिसकी चारों तरफ क्या हो? पानी हो। जिसकी चारों तरफ क्या हो? पानी हो। ऐसी जमीन जिसकी चारों तरफ पानी हो। तो सबसे बड़ा नदी द्वीप जो नदी के पानी से बने द्वीप, तो वो है माजुली। ये ब्रह्मपुत्र नदी असम में तैयार करती है।
सबसे बड़ा प्लेनेटोरियम कौन सा है, सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है? तो बिरला प्लेनेटोरियम कोलकाता में है। ये दिवस हमने उस दिन आपको सब पढ़ाए थे, एक बार फिर से हम लोग जो है दिवस रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि एक बार में तो दिवस याद नहीं होते हैं। तो हम लोग फिर से एक बार इनको रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको ये याद रहे। तो 1 जनवरी को होता है आर्मी मेडिकल कोर दिवस। 1 जनवरी को आर्मी मेडिकल कोर दिवस। 8 जनवरी को अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस स्थापना दिवस। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस, देखो स्टार लगा हुआ है तो इम्पोर्टेंट है। 10 जनवरी को लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि। 12 जनवरी आने वाली है ना? 12 जनवरी आने वाली है। कल प्रवासी भारतीय दिवस है, कल 9 जनवरी, है ना? 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस होता है। 15 जनवरी को थल सेना दिवस है। 15 जनवरी को क्या होता है? थल सेना दिवस होता है। 15 जनवरी को थल सेना दिवस होता है। 21 जनवरी को मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा का दिवस होता है। 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस है, देश प्रेम दिवस के रूप में मनाते हैं इसको। 24 जनवरी को इंपॉर्टेंट है ये, राष्ट्रीय बालिका दिवस। राष्ट्रीय बालिका दिवस है 24 जनवरी को। 25 जनवरी को भारतीय पर्यटन दिवस या राष्ट्रीय मतदाता जागरूकता दिवस भी होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता जागरूकता दिवस है। 24 जनवरी को यूपी दिवस भी होता है, उत्तर प्रदेश दिवस। 24 जनवरी को यूपी दिवस भी होता है। 26 जनवरी को भारत का गणतंत्र दिवस है। 29 जनवरी को राष्ट्रीय प्रेम दिवस। 30 जनवरी को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि होती है तो शहीद दिवस मनाते हैं। और इस दिन विश्व कुष्ठ निवारण दिवस भी मनाते हैं। 1 फरवरी को तटरक्षक दिवस, डाक जीवन बीमा दिवस। 2 फरवरी को रविदास जयंती, जम्मू कश्मीर दिवस। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस। ठीक है। 12 फरवरी को उत्पादकता दिवस, गुलाब दिवस। 21 फरवरी को राष्ट्रीय पॉलीमर दिवस। 28 फरवरी को मनाते हैं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। ठीक है। 29 फरवरी को राष्ट्रीय मुक्ति नशा मुक्ति दिवस। 3 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। ठीक है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। 11 मार्च को अंडमान निकोबार स्थापना दिवस। 29 मार्च को विश्व विकलांग दिवस। मार्च का तीसरा रविवार जो है वो विश्व विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाता है। 20 मार्च को सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस। 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस या विश्व रंगभेद उन्मूलन दिवस। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाते हैं। 23 मार्च को शहीद दिवस, इस दिन जो है भगत सिंह को फांसी दी गई थी। ठीक है। विश्व मौसम दिवस, विज्ञान दिवस। 24 मार्च को विश्व तपेदिक दिवस। 26 मार्च को बांग्लादेश मुक्ति दिवस। 27 मार्च को सशस्त्र सीमा बल स्थापना दिवस। 5 अप्रैल को समता दिवस, राष्ट्रीय सामुद्रिक दिवस। 6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस है ये। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय खेल दिवस और अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस में अंतर है। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस जो है वो 6 अप्रैल को मनाते हैं। 7 अप्रैल को देखो ये विश्व स्वास्थ्य दिवस है। विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है वो 7 अप्रैल को है। 10 अप्रैल को जल संसाधन दिवस। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय जननी सुरक्षा दिवस। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड स्मृति दिवस। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस, आजाद हिंद फौज दिवस। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं। देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं। 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं? विश्व पृथ्वी दिवस। 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। आपको याद होगा कि राजस्थान के नागौर जिले में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार 24 अप्रैल की तारीख को ही पंचायती राज की शुरुआत की थी। मई दिवस या 1 मई को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। 8 मई को अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस दिवस। 8 मई को अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस दिवस और विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। 15 मई को विश्व परिवार दिवस। 21 मई को राजीव गांधी की पुण्यतिथि, आतंकवादी विरोधी दिवस।
22 मई को मनाते हैं विश्व जैव विविधता दिवस, बायोडायवर्सिटी डे। 24 मई को राष्ट्रमंडल दिवस। 27 मई को पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि है। 30 मई को पत्रकारिता दिवस। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस, 1 जून को मनाते हैं विश्व दुग्ध दिवस। 4 जून को विश्व बाल श्रम विरोधी दिवस। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 जून को विश्व भूगर्भ जल दिवस। रक्तदाता दिवस 14 जून को। 17 जून को मरुस्थलीकरण में अनावृष्टि की रोकथाम हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 18 जून को गोवा क्रांति दिवस। ठीक है। उसके बाद 21 जून को अंटार्कटिक दिवस, विश्व योग दिवस। 23 जून को विश्व विधवा दिवस। 27 जून को विश्व मधुमेह दिवस, 27 जून को मनाते हैं विश्व मधुमेह दिवस। वन महोत्सव जुलाई का प्रथम सप्ताह होता है। 1 जुलाई को चिकित्सक दिवस मनाते हैं, डॉक्टर बीसी राय की जन्म दिवस है उस दिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जुलाई का प्रथम सप्ताह वन महोत्सव बता ही चुके हैं आपको। 11 जुलाई को मनाते हैं विश्व जनसंख्या दिवस, ये याद कर लीजिए। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस। 22 जुलाई को राष्ट्रीय झंडा अंगीकरण दिवस। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस। 28 जुलाई को वन महोत्सव दिवस, विश्व हेपेटाइटिस दिवस। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाते हैं। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाते हैं। 1 अगस्त नवजात शिशुओं के लिए विश्व स्तनपान दिवस। 6 अगस्त हिरोशिमा दिवस, विश्व शांति दिवस। 7 अगस्त राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। 9 अगस्त नागासाकी स्मृति दिवस। ठीक है, हिरोशिमा में बम कब गिराया गया था? 6 अगस्त को। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा में बम गिराया था 6 अगस्त को। फिर 9 अगस्त को नागासाकी में गिराया था। ठीक है। और 9 अगस्त को ही भारत छोड़ो आंदोलन का भी दिवस होता है याद का। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को। 15 अगस्त को आजादी का दिन है भारत की, जानते हैं आप लोग हैं। सद्भावना दिवस 20 अगस्त, राजीव गांधी जी की जयंती है। राष्ट्रीय खेल दिवस जो है वो 29 अगस्त को है। अभी पीछे आपने पढ़ा था जो है अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, और ये राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को। मेजर ध्यानचंद जो है वो हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं, उनकी जयंती होती है। 1 सितंबर को गुटनिरपेक्ष दिवस। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस व संस्कृत दिवस दोनों मनाए जाते हैं। संस्कृत दिवस भी 5 सितंबर को है। 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस, ये भी याद कर लो। 11 सितंबर को पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म दिवस। 13 सितंबर को विश्व भाईचारा दिवस। 14 सितंबर को हिंदी दिवस। 16 सितंबर को मनाते हैं विश्व ओजोन दिवस। 18 सितंबर को आतंकवाद के विरुद्ध एकजुटता दिवस। 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। ठीक है। 22 सितंबर को विश्व गैंडा दिवस। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस। शहीद भगत सिंह जी की जयंती भी होती है। अक्टूबर का प्रथम सोमवार विश्व पर्यावरण दिवस। 1 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस। 2 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, ये गांधी जी की जयंती है। 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस। ठीक है, विश्व शिक्षक दिवस जो है वो 5 अक्टूबर को है। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस। ठीक है, 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाते हैं। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस। 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। 12 अक्टूबर को विश्व गठिया दिवस। 11 अक्टूबर को विश्व अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस है, और अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को है, ये भी याद रखिए आप। 13 अक्टूबर को विश्व आपदा नियंत्रण दिवस व विश्व दृष्टि दिवस। ठीक है, चलिए ये देखिए। अब ये क्या है, अक्टूबर महीना के ही चल रहे हैं। 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस। 15 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस। ठीक है। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस। 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता उन्मूलन दिवस। 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस, है ना। 21 अक्टूबर को विश्व आयोडीन अल्पता विकार निवारण दिवस। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना का दिवस मनाते हैं। 24 अक्टूबर को पोलियो दिवस भी है, और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना दिवस भी है। ये दोनों दिवस जो है वो मनाए जाते हैं कब? दोनों दिवस मनाए जाते हैं आपके 21 अक्टूबर को। दोनों याद करने लायक हैं।
है ना। तो उसके बाद आपका है 28 अक्टूबर को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस। ठीक है। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस, इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि होती है। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। 7 नवंबर को नवजात शिशु सुरक्षा दिवस, कैंसर जागरूकता दिवस। 10 नवंबर को शांति व विकास के लिए विज्ञान दिवस। 12 नवंबर को राष्ट्रीय पक्षी दिवस, जो है सलीम अली जी की, पक्षी वैज्ञानिक थे, पक्षीविद, इनकी जन्मतिथि को ही 12 नवंबर को पक्षी दिवस मनाते हैं। 14 नवंबर को बाल दिवस। 17 नवंबर को विश्व छात्र दिवस, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस होता है 14 नवंबर। 17 नवंबर को विश्व छात्र दिवस। 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस। 20 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय बाल अधिकार दिवस। 25 नवंबर को विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं, आपको पता ही है, 26 नवंबर 1949 की कहानी। 28 नवंबर को एनसीसी स्थापना दिवस। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस। 2 दिसंबर को विश्व आर्द्रभूमि दिवस। 3 दिसंबर को विश्व विकलांगता दिवस। 5 दिसंबर को नौसेना दिवस। 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस। 8 दिसंबर को दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन दिवस। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोध दिवस। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस व अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस, ये रामानुजम जी की जो है जयंती होती है। ठीक है। 23 दिसंबर को किसान दिवस, ये चौधरी चरण सिंह की जयंती होती है। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस। 24 से 30 दिसंबर राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार सप्ताह। 25 दिसंबर राष्ट्रीय सुशासन दिवस। ठीक है। तो ये है। अभी कुछ जो साल थे उनको कुछ ना कुछ मनाया गया था। तो अंतर्राष्ट्रीय मृदा दिवस 2015 को, अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष 2016 को, विकासशील सतत पर्यटन पर्यटन वर्ष ये 2016-17 था। मोटे अनाज का राष्ट्रीय वर्ष 2023 था। ठीक है। देसी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2019 था। दशक संयुक्त राष्ट्र मौसली दशक 2011 से 2020 तक। यूएनओ जैव विविधता दिवस दशक, ये भी 2011 से 20 तक। संयुक्त राष्ट्र निर्वहनीय ऊर्जा दशक 14 से 24। अभी देखते हैं कि कौन से राज्य में कौन सा जो शिखर है वो सबसे ऊंचा है। शिखर मतलब पहाड़, पर्वत। तो अरुणाचल प्रदेश में गौरी गौरी चेन जो है सबसे ऊंचा पर्वत है, ये पूर्वी हिमालय का पार्ट है। असम में झिंगू तुबुम, ये असम की पहाड़ियों का ही पार्ट है, ये सबसे बड़ा। आंध्र प्रदेश में महेंद्रगिरी है, महेंद्रगिरी जो है वो पूर्वी घाट का पार्ट है, पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी है उसका पार्ट है। उड़ीसा में देवोमली सबसे ऊंचा पर्वत है, पूर्वी घाट। उत्तर प्रदेश में कोई पर्वत है ही नहीं, उत्तर प्रदेश में कोई पर्वत है ही नहीं। सबसे ऊंचा क्या होगा, सब उत्तराखंड में चला गया। तो उत्तराखंड में सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, नंदा देवी। उत्तराखंड राज्य में सबसे ऊंचा पर्वत जो है वो नंदा देवी, ये गढ़वाल हिमालय का पार्ट है। कर्नाटक में सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो मुलैयानगिरी, ये चिकमंगलूर मंगलूर का पार्ट है। केरल में अनाईमुटी है, पश्चिमी घाट का पार्ट। गुजरात जाओगे तो वहाँ गिरनार सबसे ऊंचा पर्वत है, जूनागढ़ में है, जूनागढ़ पर्वत श्रेणी का पार्ट है। गोवा में जाओगे तो वहां भी सोसो घाट जो शिखर है वो सबसे ऊंचा है, सह्याद्री श्रेणी का है। छत्तीसगढ़ में जाओगे तो देवोगढ़ सबसे ऊंचा शिखर है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का पार्ट है। जम्मू कश्मीर में जाओगे तो सल्तोरो कांगी पश्चिमी हिमालय का पार्ट है। झारखंड में जाओगे तो पारसनाथ सबसे ऊंचा शिखर है। तमिलनाडु में जाओगे दोदा बेट्टा नीलगिरी का पार्ट है। अच्छा, ये भी आप देख सकते हो कि पर्वत श्रेणी कौन से राज्य में है। ठीक है, जैसे नीलगिरी तमिलनाडु में है। जम्पुई पर्वत श्रृंखला ये त्रिपुरा में पाई जाती है। इसकी सबसे ऊंची शिखर कौन सा है, बेट्टा लोंगी जप। तेलंगाना में दक्कन प्लेट है, इसका दोली गोट्टा जो शिखर है वो सबसे ऊंचा है। नागालैंड में नागालैंड की पहाड़ियां हैं, सारामती सबसे ऊंची चोटी है। पंजाब में गुरदासपुर की पहाड़ियां हैं,
सिलाईधार सबसे ऊंचा श्रेणी है। पश्चिम बंगाल में हिमालय की कुछ चोटियां हैं, तो सांड गफू जो है सबसे ऊंचा। दार्जिलिंग आपको पता होगा, ये पश्चिम बंगाल में ही है, जहाँ चाय की बहुत बढ़िया खेती होती है। दार्जिलिंग बहुत सुंदर जगह है। बिहार में राजगिरी की पहाड़ियां हैं, और बहुत छोटी सी 488 मीटर ऊंची एक अनामित बिंदु है। मणिपुर में उखुल की पहाड़ियां हैं, और खायंग जो चोटी है वो सबसे ऊंची है। मध्य प्रदेश में सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं, और धूपगढ़ सबसे ऊंची चोटी है। महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट है, कलसुबाई सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है। मिजोरम में चिंटुई पुई की पहाड़ियां हैं, फोंगपुई जो है सबसे ऊंची चोटी है। मेघालय में शिलांग की पहाड़ियां हैं, और शिलांग शिखर जो है सबसे ऊंचा है। राजस्थान का सबसे ऊंचा शिखर गुरु शिखर है, और यहाँ अरावली श्रृंखला है। सिक्किम में सिक्किम हिमालय है, कंचनजंगा सबसे ऊंची चोटी है सिक्किम की। हरियाणा में मोरनी पहाड़ियां हैं। मोरनी पहाड़ियां कहाँ पाई जाती हैं? हरियाणा में। यहाँ मोरनी ही सबसे ऊंची चोटी है। हिमाचल प्रदेश में पश्चिमी हिमालय है, सिल्ला सबसे ऊंची चोटी है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में उत्तरी अंडमान की पहाड़ियां हैं, सैटल शिखर सबसे ऊंचा है। चंडीगढ़ में कुछ नहीं है, अनामित बिंदु कोई बिंदु नहीं नाम रखा गया। अनामित बिंदु का मतलब इसका नाम न रखा गया हो। तो राजौरी की पहाड़ियां हैं, कोई भी नाम नहीं रखा गया है इसका। दीव में भी कोई नाम नहीं रखा गया है। दादरा नगर हवेली अभी इसका सर्वेक्षण नहीं हुआ है। ठीक। तो ये पहाड़ियां थी। अब किसको क्या कहते हैं ये देखते हैं। भारत का मानचेस्टर या बोस्टन किसे कहते हैं? भारत का मानचेस्टर बोलते हैं अहमदाबाद, गुजरात को। लेदर सिटी ऑफ साउथ इंडिया। साउथ इंडिया की लेदर सिटी कौन सी है? जैसे नॉर्थ इंडिया में आगरा है, तो साउथ इंडिया में कौन है लेदर सिटी? तो बनियाम वादी तमिलनाडु। बनियाम वादी तमिलनाडु जो है वो साउथ इंडिया की लेदर सिटी है। सिटी ऑफ टेम्पल, सांस्कृतिक व आध्यात्मिक भारत की राजधानी बनारस को बोलते हैं, वाराणसी को। सिटी ऑफ लेक्स, लेक्स मतलब झीलों का शहर, तो झीलों का शहर जो है वो श्रीनगर को बोलते हैं, झीलों का शहर। और भी है, उत्तराखंड में नैनीताल को भी बोलते हैं, भोपाल को भी बोलते हैं, थाने महाराष्ट्र को भी बोलते हैं। कई शहरों को झीलों का शहर बोलते हैं। श्रीनगर को जम्मू में, थाने को महाराष्ट्र, थाने महाराष्ट्र में, नैनीताल उत्तराखंड में, मध्य प्रदेश में भोपाल, ये सभी सिटी ऑफ लेक्स है, झीलों के शहर है। गेटवे ऑफ नॉर्थ इंडिया, गेटवे ऑफ नॉर्थ इंडिया ये सिलीगुड़ी को बोलते हैं। ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया तो बंबई में है, लेकिन गेटवे ऑफ नॉर्थ इंडिया किसको बोलते हैं? ये सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल को बोलते हैं। योग सिटी ऋषिकेश को बोलते हैं। योग सिटी किसे बोलते हैं? ऋषिकेश को। क्वीन ऑफ डेक्कन किसे बोलते हैं? पुणे महाराष्ट्र को। पेरिस ऑफ द ईस्ट ये पुडुचेरी को बोलते हैं। ऑरेंज सिटी नागपुर महाराष्ट्र को बोलते हैं। ग्रीन व हेरिटेज सिटी मैसूर कर्नाटक को बोलते हैं। क्वीन ऑफ द माउंटेन मंसूरी, मसूरी जो है वो पहाड़ियों की रानी है। क्वीन ऑफ द माउंटेन मतलब पहाड़ों की रानी किसे बोलते हैं? पहाड़ों की रानी मसूरी को बोलते हैं। ठीक। पावर हब सिटी मुंडी मध्य प्रदेश को बोलते हैं। सिटी ऑफ सेवन आइलैंड, ड्रीम, सिटी ऑफ सेवन आइलैंड व ड्रीम्स, सिटी ऑफ ड्रीम्स। गेटवे ऑफ इंडिया आर्थिक राजधानी ये मुंबई को बोलते हैं। सिटी ऑफ ड्रीम्स क्या है? मुंबई सपनों का शहर। सिटी ऑफ सेवन आइलैंड सात द्वीपों का शहर, ये भी मुंबई है। मुंबई जो है वो सात द्वीपों से मिलकर बना हुआ है। मैंगो सिटी मालदा पश्चिम बंगाल को बोलते हैं। एथेंस ऑफ ईस्ट व सिटी ऑफ फेस्टिवल टेम्पल सिटी मदुरई तमिलनाडु को बोलते हैं। नवाबों का शहर, नवाबों का शहर किसको बोलते हैं? लखनऊ को सर। हाँ, नवाबों का शहर लखनऊ को बोलते हैं। ठीक है। गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया ये भी जो है लखनऊ ही है। सिटी ऑफ ज्वार पैलेस कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया, कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया क्या है? ये कोलकाता है। ठीक है। गेटवे टू केरल क्वीन ऑफ द अरब सी ये कोच्चि केरल है। स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया किसे बोलते हैं? स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया ये कश्मीर है। सारी लड़ाई की जड़ इसी चक्कर में है।
लेदर सिटी ऑफ द वर्ल्ड, मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया, ये आपका कानपुर उत्तर प्रदेश है। गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया जैसलमेर। पिंक सिटी, सिटी ऑफ पैलेस, पेरिस ऑफ इंडिया जयपुर। मोतियों का शहर, हाईटेक सिटी हैदराबाद तेलंगाना। ब्लू माउंटेन किसे बोलते हैं? ये बोलते हैं नीलगिरी पर्वत को। नाम ही इसका नील है, गिरी है। नील माने ब्लू, गिरी माने पर्वत। ठीक है, तो ये हो गई। उसके बाद ग्रीन सिटी गांधीनगर गुजरात को। रूर ऑफ इंडिया दुर्गापुर या छोटा नागपुर पठार को बोलते हैं। कोल कैपिटल ऑफ इंडिया, कोयला की राजधानी भारत की धनबाद झारखंड। द क्वीन ऑफ हिल्स दार्जिलिंग को बोलते हैं। स्कॉटलैंड ऑफ हिल्स कुर्ग कर्नाटक को बोलते हैं। मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया टेक्सटाइल सिटी कोयम्बटूर। ठीक है, ये मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया कानपुर है, मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया कोयम्बटूर है। काले हीरे की भूमि आसनसोल। गोल्डन सिटी अमृतसर। ताज नगरी, ये आगरा। सात बहनें, जो पूर्वोत्तर के सात राज्य हैं उन्हें सात बहनें कहते हैं। आईटी पावर हाउस सिलिकॉन स्टेट कर्नाटक है, बंगलोर के चक्कर में। सिलिकॉन वैली बंगलुरु कर्नाटक। स्टील सिटी जमशेदपुर। फलों की टोकरी हिमाचल प्रदेश। भारत का बगीचा बंगलौर। अरब सागर की रानी कोच्चि। दक्षिण भारत की गंगा किसे बोलते हैं? कावेरी नदी को बोलते हैं। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को बोलते हैं। दक्षिण की वृद्ध गंगा किसे बोलते हैं? गोदावरी को बोलते हैं। प्राइड ऑफ राजस्थान चित्तौड़ को बोलते हैं। भारत का आध्यात्मिक शहर तिरुपति और पुरी, इनको बोलते हैं। चलो ये देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। जो जो भारत देश है, इसकी सीमाएं जो है वो लगी हुई हैं। कितने कितने देशों से भारत की सीमा लगी हुई है? एक दो तीन चार पाँच छः सात। सात देशों से भारत की सीमा लगी हुई है। एक तो चीन से लगी है, फिर नेपाल से, फिर बांग्लादेश से, म्यांमार से, पाकिस्तान से, भूटान से, अफगानिस्तान से। तो चीन के साथ जो सीमा है वो पांच राज्य जो है, पांच राज्य जो है वो चीन के साथ सीमा बनाते हैं। कौन कौन से? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो ये याद होना चाहिए। पूछा जा सकता है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन राज्य चीन से सीमा नहीं बनाता है? तुम्हें नहीं याद होगा तो बना ही नहीं पाओगे। ठीक है, नहीं वाले क्वेश्चन बहुत आएंगे इसमें। तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ये पांच जो है राज्य चीन से सीमा बनाते हैं। नेपाल से भी पांच बनाते हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ये सब नेपाल से सीमा बनाते हैं अपनी। बांग्लादेश से कौन बनाता है? ये भी पांच हैं। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इनकी सीमा लगती है बांग्लादेश से। म्यांमार से किसकी किसकी सीमा लगती है? चार राज्यों की लगती है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। पाकिस्तान से चार राज्यों की सीमा लगती है। गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर। भूटान से चार राज्यों की लगती है सीमा। सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। अफगानिस्तान से केवल एक राज्य की लगती है, वो है जम्मू कश्मीर। तो ये आपको याद करना हर हाल में है। सबसे आखिरी बिंदु कौन से हैं? पूरब में जाओगे तो इंडिया का अरुणाचल प्रदेश में किबुथु एक जगह पड़ती है, वो सबसे आखिरी पॉइंट है इंडिया का। पश्चिम में जाओगे, पूरब में तो होगा किबुथु अरुणाचल प्रदेश में, पश्चिम में जाओगे तो गौरमाता है, गौरमोता। ठीक है, ये गौरमोता जो है गुजरात में है। उत्तर में जाओगे तो लद्दाख में इंदिरा कॉल है, इंदिरा कॉल। ठीक है, ये लद्दाख में है। दक्षिण में जाओगे तो ग्रेट निकोबार में इंदिरा पॉइंट है, ये सबसे आखिरी पॉइंट है। ठीक है, मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा ये केप कोमोरिन है, तमिलनाडु में, कन्याकुमारी, मतलब जो मेन भूमि है उसका। पड़ोसी राज्यों से सीमा जो लगती है वो कितने किलोमीटर की है? सबसे अधिक जो है बांग्लादेश से लगती है, 4098 किलोमीटर की सबसे अधिक है। सबसे कम लगती है अफगानिस्तान से, 106 किलोमीटर केवल। उसके बाद नंबर दो पे भारत चीन की है। बांग्लादेश के बाद चीन से 3488 किलोमीटर की। भारत पाकिस्तान से जो सीमा लगती है वो 3323 किलोमीटर की है। इतने इतने बॉर्डर की रक्षा करनी पड़ती है हम लोगों को। सीमा है मतलब एक किनारे किनारे का भाग है।
भारत नेपाल की 1751 किलोमीटर से, तभी तो सेना चाहिए बहुत ज्यादा। बीएसएफ ये सब जो है रक्षा करते रहते हैं इसकी। एसएसबी, बीएसएफ, सीआरपीएफ। भारत म्यांमार के साथ 1623 किलोमीटर की। फिर भारत भूटान के साथ 699 किलोमीटर की। सबसे अधिक बांग्लादेश के साथ, फिर चीन के साथ, फिर पाकिस्तान के साथ, फिर नेपाल के साथ, फिर म्यांमार के साथ, फिर भूटान के साथ, फिर अफगानिस्तान के साथ। ये जो है आपका सीरियल हो गया। सबसे अधिक सीमा है बांग्लादेश के साथ, 4096 किलोमीटर की। उसके बाद जो है चीन के साथ है, फिर पाकिस्तान के साथ है, फिर नेपाल के साथ है, फिर म्यांमार के साथ है, फिर भूटान के साथ है, फिर अफगानिस्तान के साथ है। ये क्रम भी याद रखना है। अच्छा, कुछ चैनल जो है, चैनल का मतलब होता है पानी के जो बहाव है, उन्हें चैनल बोलते हैं। पानी का जो बहाव होता है, मतलब दो तरफ जमीन होती है, दो तरफ जमीन होती है, और बीच में पानी बह रहा होता है। खूब ढेर सारा, थोड़ा सा नाला टाइप का नहीं होगा, ये बहुत अधिक पानी होगा। ये होता है चैनल। तो 8 डिग्री चैनल जो है वो किसके किसके बीच में है? मालदीव व मिनी काय के बीच में है। मालदीव और मिनी काय के बीच में 8 डिग्री चैनल है, नाम है इसका। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनी काय के बीच में है। लक्षद्वीप और मिनी काय के बीच में 9 डिग्री चैनल है। 10 डिग्री चैनल छोटा अंडमान व निकोबार के बीच में है। छोटा अंडमान व निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल है। दक्कुन पास दक्षिणी अंडमान व लघु अंडमान के बीच में है। पाक स्ट्रीट या पाक स्टेट या पाक स्ट्रीट, ये तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में है, या भारत श्रीलंका के बीच में है। तमिलनाडु ये भारत मान लो, श्रीलंका देश है, चूंकि भारत और श्रीलंका के बीच में पाक स्ट्रीट है। ठीक है, नाम है इसका पाक स्ट्रीट। मन्नार की खाड़ी, ये दक्षिणी पूर्वी तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में है। लक्षद्वीप सागर लक्षद्वीप और मालाबार तट के बीच में है। ग्रैंड चैनल सुमात्रा व इंदिरा पॉइंट के बीच में, निकोबार द्वीप के और सुमात्रा इंडोनेशिया के बीच में ग्रैंड चैनल है। कोको स्टेट कोको द्वीप म्यांमार व उंडनी उत्तरी अंडमान के बीच में है। ठीक। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दुनिया की? सबसे ऊंची चोटी जो है वो माउंट एवरेस्ट है। इसका एक नाम सागर माथा भी है। ये खूब पूछा जाता है कि माउंट एवरेस्ट का एक नाम, दूसरा नाम क्या है नेपाल में? नेपाल में क्या बोलते हैं? सागर माथा। ठीक है, नेपाल में इसका नाम क्या है? जहाँ ये है वहाँ उसका नाम है सागर माथा। ये नेपाल और तिब्बत की सीमा पे है। 8,848 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। 8,848 मीटर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। इसके बाद दूसरी चोटी जो है वो इंडिया में है। इंडिया में क्या है? ये पाक ने कब्जा कर रखी है, केटू। ठीक है, पाक ने कब्जा कर रखी है, पाकिस्तान ने, केटू गाडविन आस्टिन। ठीक है, काराकोरम की पहाड़ी जो है ये पाकिस्तान के कब्जे में है। कोई ऐसा अभी तक नेता बहादुर आ नहीं पाया जो उसको छुड़वा पाए। सब अपना सीना सब नम पाते हैं, लेकिन अभी तक इस केटू को या काराकोरम को या पाक के अधिकतर जो कश्मीर है उसको छुड़ाने की हिम्मत कोई नहीं कर पाया। चाहे वो 10 साल रहा हो, चाहे वो 60 साल रहा हो, कोई हिम्मत नहीं कर पाया। 8,611 मीटर इसकी ऊंचाई है। कंचनजंगा ये सिक्किम में है। इसके बाद नंबर 3 पे है कंचनजंगा, सबसे बड़ी। माउंट एवरेस्ट, फिर काराकोरम। ठीक है, भारत में। फिर कंचनजंगा भारत में। 8,598 मीटर इसकी ऊंचाई है। फिर मकालू नेपाल में। ठीक है, फिर धौलावीरा नेपाल में, नंगा पर्वत भारत में, अन्नपूर्णा नेपाल में, नंदा देवी भारत में, नामचा पर्वत तिब्बत में। तो अगर इंडिया के देखें तो सबसे बड़ी है काराकोरम, फिर कंचनजंगा, फिर नंगा पर्वत, फिर नंदा देवी। ये इंडिया की हो गई। अगर आपको इंडिया की आ जाए कि इंडिया की लगाओ क्रम से, तो ये। और पूरे विश्व की तो पूरे विश्व की ये। ठीक है, कई बार यही पूछ देता है कि माउंट एवरेस्ट की सबसे ऊंचाई क्या है समुद्र तल से, तो 8,848। प्रमुख दर्रे देख लेते हैं। दर्रे खूब पूछे जाते हैं। दर्रे जो होते हैं दो पहाड़ों के बीच में, दो पहाड़ होते हैं, उनके बीच में जो जगह होती है निकलने लायक, वो होता है दर्रा। दो पहाड़ हैं मान लीजिए, तो ये दर्रा है। बीच का रास्ता जो है दर्रा है। ठीक है, ये अगर रास्ता बन जाए तो दर्रा है। बेसिन, बेसिन यही नीचे का हिस्सा बेसिन होता है।
तो काराकोरम दर्रा जो है, अब इसी से विदेश से जितने लोग आए हैं वो सब क्या है, दर्रों से भी हमला किया आके, है ना। बाकी तो क्या है, एक तरफ समुद्र है, एक तरफ ये हिमालय है, तो हिमालय के जो दर्रे थे उनसे ही इंडिया में लोग घुसे। ये लद्दाख राज्य क्षेत्र में काराकोरम आपको बताया अभी, K2 जहाँ पर है, तो वहां पर दर्रा है। सबसे ऊंचाई पे दर्रा है, 5,644 मीटर। चीन को जाने वाली सड़क जो है यहाँ से बनवाई गई है। जो रास्ता चीन को जाता है वो यहाँ पाकिस्तान ने बनवाया है, पाकिस्तान के कब्जे में है, तो वहां चीन रास्ता बना लिया है। इंडिया कुछ नहीं कर पाया, देखता रह गया केवल। जोजिला दर्रा ये होता है कि श्रीनगर से जो लेह का रास्ता है वो कौन से दर्रे से गुजरता है, तो जोजिला दर्रे से गुजरता है। श्रीनगर से लेह का रास्ता जो है वो जोजिला दर्रे से गुजरता है। ये जास्कर श्रेणी की पहाड़ियों में स्थित है। जांगला, यह दर्रा लद्दाख राज्य में स्थित है। ठीक है। वाहनों के आवागमन के संदर्भ में यह विश्व का सबसे सबसे ऊंचा जो है वो खारदुंगला लद्दाख में है, उसके बाद नंबर 2 पे जांगला आता है। सर्वोच्च सड़क मार्ग, सबसे ऊंचा सड़क मार्ग। बुर्जिल दर्रा, ये श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ता है। श्रीनगर को गिलगिट से कौन जोड़ता है, बुर्जिल दर्रा जोड़ता है। वैसे मतलब पहाड़ है इधर आपका जो है, श्रीनगर है, इधर गिलगिट है, तो ये दर्रा जो है इसको जोड़ देगा, बीच का रास्ता। ठीक है। बनिहाल दर्रा, जम्मू से श्रीनगर जो रास्ता है, जम्मू और श्रीनगर आप जानते होंगे, जम्मू और श्रीनगर का जो रास्ता है वो बनिहाल दर्रे से होकर गुजरता है। जवाहर सुरंग, सबसे बड़ी सुरंग जो थी वो इसी में स्थित थी। सिपकीला दर्रा, ये हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है। हिमाचल शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। तिब्बत से शिमला से अगर तिब्बत जाना हो तो सिपकीला दर्रा से होकर गुजरोगे। सतलज नदी जो है वो इसी दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। यह भारत चीन के बीच व्यापारिक मार्ग है, सिपकीला दर्रा। ठीक है। देवसा, या कुल्लू को स्पीति से जोड़ता है। स्पीति एक जगह है, कुल्लू जानते हैं आप हैं, कुल्लू को स्पीति से जोड़ता है देवसा दर्रा। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में बहुत इंपॉर्टेंट है ये। लुंगचा, लुंग लाचा ला, लुंग लाचा ला, ये लेह को मनाली से जोड़ता है। मनाली से लेह जाओगे या लेह से मनाली आओगे तो लुंगचा, लुंग लाचा ला दर्रा से आओगे। ओके, लुंग लाचा ला, लेह से मनाली। रोहतांग दर्रा दर्रा जो है वो हिमाचल प्रदेश की पीर पंजाल श्रेणियों में स्थित है। माना, माना जो है ये कुमाऊं मतलब उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है। कौन से राज्य में कौन सा है ये भी इंपॉर्टेंट है। गढ़वाल उत्तराखंड में है, तिब्बत से जोड़ता है उत्तराखंड को। इसी दर्रे से देवताल झील है जिससे सरस्वती नदी निकलती है। अब सरस्वती नदी का उद्गम स्थल क्या है, ये भी एक क्वेश्चन है, तो देवताल झील है। देवताल झील अलकनंदा की सहायक नदी सरस्वती नदी है, ये उत्तराखंड में। नीति दर्रा, ये कैलाश मानसरोवर के लिए रास्ता, ये पिथौरागढ़ जिले में है। नीति दर्रा उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं क्षेत्र में स्थित है। लिपुलेख, लिपुलेख जो है ये तिब्बत के तलाकोट और उत्तराखंड को जोड़ता है। 1962 में यह प्रथम व्यापार मार्ग था और जिसे 1992 में खोला गया था। इस दर्रे का न केवल व्यापार है तो अभी तो कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए भी प्रयोग किया जाता है। इन सब दर्रों में सड़कें बनी हुई है। हिमसमय दर्रा में जो है खाली चलना पड़ेगा, घोड़े से चलना पड़ेगा, घोड़ा वोड़ा से नहीं चलते हैं। ये दर्रे जो है सब सड़कें बनी हुई है, यहाँ पर अच्छे अच्छे रोड बने हुए हैं। नाथुला दर्रा, ये 2006 में फिर से खोला गया। 1962 से बंद था, जब से भारत चाइना का युद्ध हुआ था तब से बंद कर दिया गया था। ठीक है। चीन की सेना घुस ना जाए इसके लिए बंद कर दिया गया था, फिर ये फिर खोल दिया गया 2006 में। भारत चीन युद्ध में सामरिक महत्व के कारण चर्चित रहा। ये सिक्किम राज्य में स्थित है, नाथुला। डोंकिया दर्रा, सिक्किम राज्य में ये भी स्थित है। इसमें झील जो है चोलाम इसके पास स्थित है। जेलेम ला दर्रा, ये भी सिक्किम में है। नाथुला, जेपेला, दार्जिलिंग व चंबी चुम्बी घाटी होकर तिब्बत जाने का रास्ता है। बोमडिला दर्रा, यह हिमाचल प्रदेश के उत्तर पश्चिम में स्थित है। इस दर्रे से तवांग घाटी होकर तिब्बत जाने का रास्ता है। यांगदाब दर्रा हिमाचल प्रदेश के पूर्व उत्तर पूर्व में स्थित है। इसी दर्रे के नजदीक ही ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। यहाँ से चीन के लिए रास्ता बना हुआ है। दिरपू दर्रा अरुणाचल प्रदेश के पूर्व में म्यांमार व चीन की सीमा पर स्थित है।
ठीक है, भारत और म्यांमार के बीच में ये रास्ता है। पांग साउ दर्रा, ये भी अरुणाचल प्रदेश के दक्षिण पूर्व में म्यांमार की सीमा पर है। तुजू दर्रा, ये मणिपुर राज्य के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। इस दर्रे से इम्फाल से तामू और म्यांमार जाने का रास्ता गुजरता है। थाल घाट, ये अब दक्षिण भारत में पहुंच जाओ, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में पहुंच जाओ। महाराष्ट्र में ये 588 मीटर ऊंचाई में पश्चिमी घाट में स्थित है। ठीक है, ये दिल्ली मुंबई का रास्ता बनाता है। दिल्ली मुंबई का रास्ता कहाँ से बनता है? थाल घाट से। भोल घाट जो है वो पुणे मुंबई को जोड़ता है। देखो, ये खूब पूछे जाते हैं, दिल्ली मुंबई थाल घाट। ठीक है, भोल घाट मुंबई पुणे का रास्ता। ठीक, मुंबई पुणे का रास्ता जो है वो भोल घाट दर्रे से होकर गुजरता है। ठीक है, थाल घाट दिल्ली मुंबई का खूब पूछे जाते हैं ये। पाल घाट, ठीक है, ये आपका कालीकट से कोयम्बटूर, कालीकट से कोयम्बटूर जो है वो आपका कालीकट से कोयम्बटूर, ये आपका पाल घाट का दर्रा है। ठीक है, पाल घाट का दर्रा जो है वो कालीकट से कोयम्बटूर का है। कालीकट से कोयम्बटूर पाल घाट का दर्रा है, दर्रा है। एक सेकंड तुम लोग होल्ड रखो। तो ये जो है आपका पालघाट कालीकट से कोयम्बटूर, ठीक है, कालीकट से कोयम्बटूर का रास्ता है। सेनकोट्टा, यह केरल राज्य में इलायची पहाड़ियों पर स्थित है, जो तमिलनाडु को केरल से जोड़ता है। ठीक है, सेनकोट्टा जो है वो तमिलनाडु को केरल से जोड़ता है। थांगला, थांगला जो दर्रा है वो उत्तराखंड राज्य में कुमाऊं श्रेणी में स्थित है। ठीक है, असीलगढ़ का किला दर्रा, असीलगढ़ का, ये मध्य प्रदेश में सतपुड़ा पर्वतमाला में स्थित है। यह उत्तर भारत को दक्कन पठार से जोड़ता है। इसे दक्कानी दरवाजा या डोरवे की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर इस स्लाइड में सभी थे। तो ये स्लाइड हमने आप लोगों को शेयर जो है वो कर दी थी। तो ये जो है आप लोगों को बस शेयर की थी पहले से ही, तो नहीं शेयर है तो हम दोबारा भी शेयर कर देंगे। तो ये कुल मिलाकर था हम्म, आज का ये, मतलब ये एक स्लाइड खत्म हो गई। तो अभी हम लोग जो है फिर कुछ और अभी देख, एक सेकेंड, अभी देखना है कि क्या देखते हैं। एक सेकेंड होल्ड रखिए आप लोग। ठीक है, तो अभी हम लोग फिर कुछ और देख लेते हैं। अभी कला संस्कृति देख लेते हैं। ठीक है, इससे भी बहुत क्वेश्चन आते हैं कला संस्कृति से। तो अभी
कुछ समय है, तो उसमें हम लोग कला संस्कृति देख लेते हैं। ठीक है। तो अभी इसके आंसर छुपे नहीं है, तो हम लोग सीधे सीधे भी आंसर देख ही लेते हैं। लिंगराज मंदिर जो है वो कहाँ स्थित है? लिंगराज मंदिर खूब पूछा जाता है। तो लिंगराज मंदिर जो है वो भुवनेश्वर में स्थित है। कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर में स्थित है। लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने कराया था? अनंत बर्मन ने कराया था। किसने कराया था? अनंत बर्मन ने। लिंगराज मंदिर अनंत बर्मन ने, ये उड़ीसा का शासक था, इसने लिंगराज मंदिर का निर्माण कराया था। ये भुवनेश्वर में स्थित है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है कि बौद्ध मठ जो है, इसमें जो बौद्ध मठ है, बौद्ध मठ, इन बौद्ध मठों में क्या होता था कि पवरम नामक का एक समारोह आयोजित होता था, पवरम नाम का। तो ये पवरम नाम का समारोह क्या था? ठीक है, पवरम नाम का समारोह क्या था? तो पवरम नाम का जो समारोह था वो क्या था, ये देख लो। पवरम बौद्धों का समारोह था जो 11वें चंद्रमास की पूर्णिमा को मनाया जाता था। बौद्ध भिक्षु वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास करते थे और अपने अपने अपराधों की स्वीकारोक्ति करते थे। तो ये एक है। अब ये एक चीज, इंपॉर्टेंट चीज देखिए, विद्यासागर मंदिर जो है वो कर्नाटक में है। विद्यासागर मंदिर। राजरानी मंदिर कहाँ है? उड़ीसा में है। कंदरिया महादेव मंदिर मध्य प्रदेश में है। भीमेश्वर मंदिर आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, तो ये, अच्छा ये बहुत पूछा जाता है कि चैत्य क्या होता है बौद्ध धर्म में, और विहार क्या होता है। चैत्य क्या है और विहार क्या है? तो चैत्य बोलते हैं पूजा स्थल। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद कर लो, अभी याद कर लो इसको, कि चैत्य बोलते हैं बौद्ध लोगों के पूजा स्थल को। और विहार वो होता है जहां पर जहां पर बौद्ध लोग निवास करते हैं, बौद्ध भिक्षु निवास करते हैं, उसे बोलते हैं विहार। और जहां पर चैत्य जो होता है वो पूजा स्थल होता है। आप लोगों को पता है कि बौद्ध लोग जो है कौन से मंत्र का जाप करते हैं? किसी को पता है? कोई बताएगा कि बौद्ध लोग कौन से मंत्र का जाप करते हैं? भाई पूजा स्थल में जाते हैं तो वहां बैठ के माला माला लेके बैठ जाते हैं। कौन सा मंत्र का जाप करते रहते हैं वो, मन ही मन में, या तेज भी बोलते हैं कई बार? है कोई बहादुर जो बताएगा? कोई गया है ये बौद्ध स्थल पर? बौद्ध लोग जो है वो बोलते हैं ओम मानी पद्मे, ओम मौनी पद्मे, ओम मानी पद्मे ओम। वो ये जाप करते हैं, ओम मानी पद्मे ओम। ठीक है, ओम मानी पद्मे ओम। आप लोग भी जप कर सकते हैं। ठीक है, ओम मानी पद्मे ओम। ये यूट्यूब पे भी बहुत पड़ा हुआ है। अच्छा, एलोरा की गुफाओं के बारे में कुछ जानकारी है कि एलोरा की गुफाओं में क्या था? एलोरा की गुफाएं आपको पता है? अजंता एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद जिले में स्थित है ना, औरंगाबाद जिले में। तो एलोरा की गुफा 5 से 10 शताब्दी के बीच बनाई गई थी। इसमें से उप गुफाएं भी थी। 12 गुफाएं जो है वो बौद्ध धर्म की हैं। 17 गुफाएं जो है वो हिंदू धर्म की हैं। और 5 गुफाएं जो है वो जैन धर्म की हैं। ठीक है, तो ये धर्मीय धार्मिक एकता की बात करते हैं ना। ठीक, अजंता की गुफाओं के बारे में देख लो। अजंता की गुफाओं के बारे में, अजंता की गुफाओं के बारे में, अजंता की गुफाओं के बारे में, अजंता की गुफाओं के बारे में जान लीजिए। अजंता की गुफाओं में भित्ति चित्रकला के निदर्शन पाए गए हैं। तो कौन कौन सी गुफा नंबर संख्या में, कितनी गुफा में जो है वो चित्रकला है? पहली गुफा में, दूसरी गुफा में, 16वीं में, 7वीं में। कुछ चित्रकलाएं जो है वो वाकाटक साम्राज्य के राजा हरिसेन ने अपनी इच्छा से निर्मित कराई थी। ठीक है, तो जातक कथाओं के बारे में, जातक कथाएं जो है वो महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं हैं।
है ना। लेपाक्षी मंदिर जो है वो भित्ति चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है, जिसे विजयनगर राज्य के राजाओं ने बनवाया था। अभी लिंगराज मंदिर जो है उसकी बात हुई थी कि भुवनेश्वर में है स्थित। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा गुंबज स्मारक भी है और ये संसार के सबसे विशालतम गुंबजों में से है? तो बीजापुर का जो गुंबज है वो विशालतम गुंबजों में से एक है। बीजापुर का जो गुंबज है, गोल गुंबज, ये सुल्तान आदिल शाह का मकबरा है। क्या है? सुल्तान आदिल शाह का मकबरा। अंकोर वाट का जो मंदिर है, अंकोर वाट का मंदिर, अंकोर वाट का मंदिर किसको समर्पित है? विष्णु को समर्पित है। ठीक है। किसने बनवाया था? सूर्य ब्रह्मन द्वितीय ने। ये विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है। विश्व का सबसे बड़ा मंदिर जो है वो कंबोडिया में है। कहाँ है ये? कंबोडिया में। कहाँ है? इंडिया में नहीं है। ये विश्व का सबसे बड़ा मंदिर ये कंबोडिया में है। तो कंबोडिया में राजा सूर्य ब्रह्मन द्वितीय ने बनाया था ये अंकोर वाट का मंदिर। ये विश्व का सबसे बड़ी धार्मिक इमारत है। इससे बड़ा ना कोई मस्जिद है, ना कोई मस्जिद है, ना कोई मंदिर है इससे बड़ा, ना कोई चर्च है, ना कोई, जो कुछ भी नहीं इससे बड़ा है। तो कंबोडिया में अंकोर वाट का मंदिर हिंदू देवता विष्णु को समर्पित है। विजय विट्ठल मंदिर जो है वो कहाँ स्थित है? तो विजय विट्ठल मंदिर जो है वो हम्पी में अवस्थित है, जो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। तो इस मंदिर का निर्माण जो है वो कृष्णदेव राय ने किया था। इसका निर्माण कृष्णदेव राय ने किया था। विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो विरूपाक्ष मंदिर जो है वो कर्नाटक के हम्पी में। ये भी देखिए, विरूपाक्ष मंदिर भी वही कृष्णदेव राय ने बनवाया था। विरूपाक्ष मंदिर भी हम्पी की में तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। इसका निर्माण कृष्णदेव राय ने 1509 में कराया था। ठीक है। अरसवल्ली सूर्य मंदिर, ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, अरसवल्ली। हम्म। गोल गुम्बद बता ही चुके हैं आपको, आदिल शाह का मकबरा है। ये बीजापुर में स्थित है। ठीक है। इसका निर्माण भूरे बेसाल्ट पत्थर से किया गया था। कुतुब मीनार जो है, ये जो आज तो हम लोग देखते हैं ये, हालांकि कुतुब मीनार का निर्माण जो है वो किसने शुरू किया था? कुतुब मीनार का जो निर्माण था वो शुरू किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन वो खत्म हो गए। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश ने, जो उनके बाद सम्राट हुए, इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का पूरा काम करवाया। काम पूरा जो है वो इल्तुतमिश ने करवाया। फिर क्या हुआ? फिरोज शाह तुगलक के समय पर इसके ऊपर बिजली गिर गई। पहले ये जो है 4 मंजिल पे, 4 मंजिला था। तो फिर चौथी मंजिल जो है वो क्षतिग्रस्त हो गई फिरोज शाह तुगलक के समय में। चौथी मंजिल जो है वो क्षतिग्रस्त हो गई। तो फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया कि चौथी मंजिल के जगह पर चौथी और पांचवी 2 मंजिल बनवा दी, और मंजिल तो एक और मंजिल बनवा दी ऊपर। ठीक है। तो ये चौथी और पांचवी मंजिल जो है ये बनवाई है फिरोज शाह तुगलक ने। आप लोगों ने देखा है कितने लोग गए हैं दिल्ली में कुतुब मीनार देखने के लिए? हम तो नहीं देखे आज तक कुतुब मीनार। आप लोगों में कितने लोगों ने देखी है कुतुब मीनार? दिल्ली में देखा है किसी ने कुतुब मीनार? अरे तो दो ही तो उत्तर हो सकते हैं, या तो देखी होगी तो हाँ, और नहीं देखी होगी तो ना। ना तो कोई हाँ बोल रहा है, ना कोई ना बोल रहा है, इसका मतलब सब खाना खा रहे हो। क्लास ऑनलाइन करके निकल लिए सब, गुरु जी चिल्लाओ। कई बार क्या होता है कि ऑनलाइन क्लास में ये भी होता है, स्कूल स्कूल की ऑनलाइन क्लास चलती है, उसमें क्या होता है कि ऑनलाइन बस करके और जाके टहल आते हैं कि तुम्हारा ऑनलाइन चल रहा है क्लास, बकते रहो, हम हुई के आते हैं, जरा टहल टहल के आते हैं। हम पढ़ाकू दिखाई पड़े। ठीक है। वो दुनिया हमको समझे हम बहुत पढ़ाकू है। ठीक। पढ़ना वढ़ना नहीं है। नहीं, बहुत अरे मजाक कर रहे हो, थोड़ा बहुत हंसी हंसी मजाक भी जरूरी है। सीरियस, सीरियस कौन होता है बताओ? सबसे सीरियस कौन होता है? सबसे सीरियस कौन होता है? जो ना हंसता है, ना रोता है, ना, नहीं, सबसे सीरियस कौन होता है? उससे सीरियस कोई नहीं हो सकता। बताओ।
हाँ, मुर्दा जो है सबसे सीरियस होता है। ना वो हंस सकता है, ना वो गा सकता है। आईसीयू वाला भी बहुत सीरियस होता है, ना मरा हो तब भी, है ना, आईसीयू में पड़ा हो तब भी वो सीरियस होगा। सीरियस, एक कंडीशन सीरियस हो गई है मतलब, ना वो हंसते हैं, ना वो बोलते हैं, ना वो गाते हैं, ना वो नाचते हैं, सीरियस हो गए। ये सीरियस हालत होती है। मोती मस्जिद जो है वो कहाँ कहाँ पर है? आगरा में। तो आगरा की जो मोती मस्जिद थी, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लो कि आगरा की जो मोती मस्जिद थी उसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। क्यों करवाया था? अपनी बिटिया जहां आरा के सम्मान में। जहां आरा के सम्मान में शाहजहां ने अपनी बीवी के सम्मान में ताजमहल बनवाया। ताज, द ताज। विदेशी शायद करोड़े चले आते हैं कि आई लव यू बोलेंगे तो लोग ताज के सामने बोलेंगे। ठीक है, वही प्रेम का प्रतीक मानते हैं। हमारे जितने विदेशियों से बात हुई, सब कहते हैं आई लव ताज, आई वॉन्ट टू सी वंस ताज बिफोर आई डाई, दिस इज अ सिंबल ऑफ लव। हम कहते हैं बेटा आई जाओ, तुम्हें हम यमुना का पानी पियावा वहीं। आओ, ताज देखने आओ, पहले कहीं यमुना मुंह धो, तब ब्यूटीफुल लगोगे, फिर जाके तुमको हम ताजमहल दिखाएं। तो पत्नी के सम्मान में शाहजहां ने बनवाया ताजमहल। अपनी बेटी के सम्मान में क्या बनाया? अपनी पुत्री के सम्मान में, अपनी पुत्री के सम्मान में जहां आरा इनकी बेटी थी, मोती मस्जिद बनवाई। दिल्ली में लाल किले के बगल, लाल किले में मोती मस्जिद है, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद है। तो ये औरंगजेब ने बनवाई थी, ये ध्यान रखना। दिल्ली की मोती मस्जिद औरंगजेब, आगरा की मोती मस्जिद शाहजहां, आगरा की मोती मस्जिद शाहजहां, दिल्ली की मोती मस्जिद औरंगजेब। ठीक। जो खजुराहो में मंदिर है, खजुराहो की मंदिर भैया, तो मत देखना तुम लोग कभी, नौकरी वोकरी पढ़ना तो जाना खजुराहो। ठीक है, समीक्षा देगा पक्का फेल हो जाओगे, कोई भगवान पास नहीं करा सकते। पागल देखो हुई आई पहले, पहले हो जाना अलग बात है, पहले हुआ है तो ठीक किया। अब मत जाना इसमें परीक्षा से पहले। देखो एक नंबर के सवाल के लिए हम खजुराहो आए। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण कई चंदेल राजाओं ने मिलकर बनाया था। ये कहाँ है? मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है खजुराहो। खजुराहो कहाँ है? मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। उच्च कोटि की स्थापत्य कला है, बहुत उच्च कोटि की है। खजुराहो में 85 मंदिरों का निर्माण हुआ। 85 मंदिर, केवल 30 बचे हैं अभी। इन मंदिरों का संबंध जो है वो वैष्णव धर्म, शैव धर्म, शाक्त धर्म और जैन धर्म से है। इन सभी से है। ठीक है। पार्श्वनाथ मंदिर, आदिनाथ मंदिर जो है ये यहीं स्थित है। ये आपके जैन धर्म से संबंधित है। खजुराहो में ही मातंगेश्वर मंदिर है। ये किसका है? मातंगेश्वर मंदिर भगवान शिव का है। ठीक है, राजा भंग ने बनवाया था इसको। 8 फीट ऊंचा शिवलिंग है इसमें। बहुत, आप समझ सकते हैं कि मातंगेश्वर मंदिर, पादु गई है ना, इसको पता है सब। कौन सा मंदिर खजुराहो में नहीं है? कंगरिया महादेव, 64 योगिनी, दशावतार, चित्रगुप्त। तो ये, इसमें दशावतार मंदिर जो है ये झांसी में है। दशावतार मंदिर जो है ये झांसी में है। बाकी कंगरिया महादेव, 64 योगिनी, चित्रगुप्त, ये सभी खजुराहो में है, गुप्त काल में बनाए गए। ठीक है। ठीक है, तो ये आबू जो है, माउंट आबू में भिलवाड़ा के जैन मंदिर है। इनका निर्माण बिमल शाह ने करवाया था। ठीक है। काला पैगोडा, श्याम पैगोडा, ब्लैक पैगोडा, ब्लैक, ब्लैक भी लिखा हो सकता है क्वेश्चन में। ब्लैक पैगोडा किसे बोलते हैं? तो ब्लैक पैगोडा जो है कोणार्क का सूर्य मंदिर होता है, इसे ब्लैक पैगोडा कहते हैं। कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा कहा जाता है। इसका निर्माण किसने कराया था? गंग वंश के नरसिंह देव प्रथम ने कराया था। ठीक है। कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। ठीक है। ब्लैक पैगोडा कहाँ है? ब्लैक पैगोडा उड़ीसा के पुरी जिले में स्थित कोणार्क का क्या है? सूर्य मंदिर है। मोढेरा का सूर्य मंदिर किसने बनाया? मोढेरा का किस राज्य में स्थित है? मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात में स्थित है।
राजा भीमदेव ने बनवाया था 1026 में। गुजरात के पाटन नंबर के स्थान से 30 किलोमीटर दूर है ये। ठीक। अंकोर वाट कंबोडिया में है, पहले कंपुचीनिया था, कंपुचीनिया। सूर्य बर्मन द्वितीय। पहले देखो इंडिया के लोग कहाँ कहाँ पर शासन करते थे। तो अंकोर, अंकोर में बना हुआ है। तो अंकोर का नाम पहले क्या था? यशोधरापुरम। अंकोर का नाम था यशोधरापुरम। गोपुरम जो है वो क्या होता था मंदिर में? दक्षिण भारत के मंदिर जो है द्रविड़ शैली में बने हुए। तो गोपुरम क्या है? गोपुरम जो है तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन को बोलते हैं। तोरण जो है वो द्वार दरवाजे पर जो है तोरण बने होते थे। दरवाजे घुसो के तुरंत जो है तोरण बनेगा, तो वहीं पर बहुत बड़े बड़े बहुमंजिला भवन बना होता है, उसे ही आपका बोलते हैं गोपुरम। जैसे मान लो ये गेट है, यहाँ पर भी तोरण बना हुआ है, यहाँ पर भी तोरण बना हुआ है। ये बिल्डिंग बनी हुई है, ये गेट है। ठीक। ये तोरण द्वार हो गया। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? तो पल्लव लोगों ने कराया था, पल्लव वंश। ठीक है, नरसिंह भवन द्वितीय ने इसका काम शुरू किया था। महाबलीपुरम में रथ मंदिर। महाबलीपुरम का सप्त रथ मंदिर, ये नरसिंह वर्मन प्रथम ने बनवाया था। ठीक है। सप्त रथ मंदिर को सप्त पैगोडा भी कहते हैं, सप्त रथ मंदिर को सप्त पैगोडा भी कहते हैं। सोमपुर महाविहार का निर्माण किसने कराया था? सोमपुर महाविहार का निर्माण पाल शासक धर्मपाल ने करवाया था। इसी ने जो है आपको याद है कि पाल वंश ने ही आपका तक्षशिला विश्वविद्यालय की भी स्थापना कराई थी। भोजशाला मंदिर जो है आपका, इसकी अधिष्ठात्री देवी कौन है? भोजशाला मंदिर जो है उसका निर्माण राजा भोज ने किया था। बहुत बड़ा विद्वान था ये संस्कृत का, राजा भोज। अभी इसी में कहावत है, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, है कहावत नहीं है? तो मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित थे राजा भोज। ठीक है, राजा भोज जो है वो भोजशाला का निर्माण उन्होंने कराया था, भोजशाला मंदिर का। ये भगवती सरस्वती जो है इसकी अधिष्ठात्री देवी है। अभी जो है ये इस पे भी जो यहाँ पर मुगल लोग आए उन्होंने इसको तोड़वा दिया, तोड़वा कर दिया, इस पर कब्जा कर लिया। तो मौला मस्जिद परिसर में स्थित है ये भी विवाद का प्रश्न है। यह ये भी मंदिर जो है वो मस्जिद के अंदर है। अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? अलाई दरवाजा का, अलाई दरवाजा का निर्माण सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। कुतुब मीनार के बगल में अलाई दरवाजा है। लाल पत्थर व संगमरमर से बनाया गया दरवाजा कुतुब उत इस्लाम मंदिर के दक्षिण की प्रवेश करने के लिए बनवाया गया था। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ जो है वो किसने बनवाया था? राणा कुंभा ने बनवाया था। नहीं, राणा कुंभा ने बनाया था कीर्ति स्तंभ। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ जो है राणा कुंभा ने बनाया था। अब ये देख लो, आदि शंकराचार्य ने भारत के 4 दिशाओं में 4 मठ की स्थापना की है। उत्तर में ज्योतिर्मठ या जोशी मठ। अब देखो 4 मठ है ये। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि चारों शंकराचार्य ने अभी अयोध्या के राम मंदिर शिलान्यास में जाने से मना कर दिया। ठीक है, वो नहीं जाएंगे। ये उत्तराखंड में जोशीमठ या ज्योतिर्मठ है, ज्योतिषपीठ है। उड़ीसा के पुरी में गोवर्धन मठ है। ठीक। पश्चिम में द्वारका, गुजरात में द्वारका पीठ है। और दक्षिण में तमिलनाडु में श्रृंगेरी पीठ है। ठीक है, तो ये 4 जो है शंकराचार्य ने 4 पीठ है 4 दिशाओं की। इनके सबके क्षेत्र बटे हुए हैं अपने। यही सबसे बड़े जो है हिंदू धर्म के सबसे बड़े जो धर्माचार्य हैं वो इसी के शंकराचार्य होते हैं। चारों शंकराचार्य ने मना कर दिया है कि वो नहीं जाएंगे, वो नहीं जाएंगे वहां। क्योंकि मोदी जी खुद सबके ये ले रहे हैं, उनका कोई काम ही नहीं है। एक शंकराचार्य ने कहा कि हम वहां का ताली बजाने जाएंगे, हमें क्या निमंत्रण की कोई जरूरत नहीं है, भगवान से मिलने के लिए हमें निमंत्रण थोड़ी चाहिए। जब मन होगा तब चले जाएंगे, हम वहां ताली बजाने नहीं जाएंगे खाली। तो ये इस तरीके से मामला था सब। तो हम लोगों के साथ जो है समीर से जुड़ गए हैं। तो आप लोगों को सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है रीजनिंग या मैथ में से आज देखो क्या है। सर देखो क्या लेके आए अपने खजाने में, रीजनिंग लाए हैं कि मैथ लाए हैं, तो देखा जाएगा अभी। रीजनिंग लाया हूँ सर आज। हाँ रीजनिंग है, सब लोग पढ़ो भैया ये।
जो है ये समीक्षा अधिकारी के लिए महत्वपूर्ण है और उसके लिए, दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। तो देवराज, तुम हाथ काहे उठाए हो? तुम अपना हाथ उठा लो, काहे उठाए हो? और रश्मि सिंह, तुम भी बताओ काहे हाथ उठाओ, फिर हम रखें। हाथ दर्द करने लगेगा, बहुत ज्यादा हाथ उठा के तुमको हमको सजा दिए हैं। तुम हाथ ऊपर खड़ा करके खड़े रहो, हैं? हाथ नीचे कर लो बेटा, थक जाओगे, ठंड बहुत है, लग जाएगी ठंड हाथ में। हम्म काहे हाथ ऊंचा किए हो? देवराज, तुम भी नीचे कर लो, थक जाओगे बेटा। नहीं, सही में हाथ ऊपर कर लो। अल्लाह हमें तुम्हारा हाथ नीचे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सभी को। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ तैयारी बढ़िया चल रही हो आप लोग की। वर्दी इस बार ले ही लेना है हमें। नमस्ते देवराज। आज फिर से रीजनिंग है। गुड मॉर्निंग। आज और रीजनिंग में आज एक धाकड़ धाकड़ जिसको बोलते हैं वो धाकड़ लेके आए हैं हम। गुड मॉर्निंग रश्मि। देखो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट ये है कि जैसे कि मैं अपने ऑफलाइन वाले ही बच्चों को समझाता हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट है वह है क्या, आपका क्लास में रेगुलर होना। ठीक है, चीजें नहीं आती है हम समझ सकते हैं, ठीक है, और नहीं आती है उसी चीज को क्या भी आपको बताया भी जाता है। बट क्लास में अगर आप रेगुलर हैं तो जो कमजोर बच्चा भी है वो क्या भाई रेगुलर क्लास में क्या भैया अपने आप को सही बना ही लेता है। तो सबसे जरूरी चीज क्या है भाई, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एग्जाम जो है हमारे काफी नजदीक है, कम से कम ये 1-2 महीने का जो समय है वो आप रेगुलर क्लास में अटेंडेंस अपने बनाइए। ठीक है, लड़ने की क्षमता लाइए। ये वाली क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ, स्क्रीन दिख रहा होगा, सीधा सा क्वेश्चन। अभी हमने डायरेक्शन पढ़ा था पिछले क्लास में, 2 दिन क्लास आपको डायरेक्शन का समर्पित थी। तो वो डायरेक्शन का क्वेश्चन ही आपके क्या जो मैंने डाला है कि ताकि आप इस चीज को रिलेट कर सको। मैंने आपको बताया था कि जो चीज हम लोग पढ़ रहे हैं कम से कम जाके उसको अपने प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चन जो होते हैं आपके पास सेट हैं, सेट के अलावा जो क्या भी किताबें हैं, तो उनसे जाके रिलेट करने की कोशिश कीजिए कि हाँ इस तरह के क्वेश्चन हम बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं। पिछले क्लास में जैसे पिछले प्रीवियस क्वेश्चन देखा मैंने आप लोग का यूपी पुलिस का, ठीक है, आप कितना रिलेट करते हो वो आप पर डिपेंड करता है। कम से कम मैं तो देख लेता हूँ कि हाँ भाई कि जो चीज हम लोग पढ़ रहे हैं वो आपके एग्जाम में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो पिछले जो यूपी पुलिस की एग्जाम हुई थी उस यूपी पुलिस में लगभग 4-5 क्वेश्चन ऐसे हुए, ऐसे मिले जो कि डायरेक्टली आपका डायरेक्शन से था। हो सकता है कि डायरेक्शन हम लोग पढ़े तो डायरेक्शन थोड़ा सा मैंने आपको एडवांस लेवल का पढ़ाया, बट अगर आप क्वेश्चन को देखो तो क्वेश्चन एकदम जस्ट मजे में, और मजा उसके लिए जिसका क्या है बेसिक कॉन्सेप्ट जो है उसका एकदम क्लियर हो। यहाँ पे 2 क्वेश्चन मैंने प्रीवियस डाले हैं आपके एग्जाम में, यूपी पुलिस के एग्जाम में पूछे हुए। उन 2 क्वेश्चन को देखने के बाद आज रीजनिंग का एक शानदार सा टॉपिक हम लोग देखेंगे। फिलहाल जो लोग हैं अभी फिलहाल अपने नोटबुक और पेंसिल या पेन को क्या भी आप तैयार रखें और तैयार रख के क्वेश्चन को देखने की कोशिश करें तो कितना आसान, अगर हमारी बेसिक कॉन्सेप्ट जो है डायरेक्शन की अगर हमारी फुलफिल है, सब कुछ ठीक ठाक है, तो क्वेश्चन को कैसे देखो धाए धाए इसको कहते हैं ना उड़ाना, ठीक है, एकदम धाए धाए उड़ा दें।
डायरेक्शन की बेसिक क्वेश्चन क्या थी, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या थी? बेसिक कॉन्सेप्ट थी कि सर हमने क्या किया, सबसे पहले 4 भाग में डिवाइड करना है, ठीक है। यह हो गया नॉर्थ ईस्ट, यह हो गया ईस्ट, साउथ और क्या गया वेस्ट। यहाँ पे क्या भाई, ऐसे जो ये 4 हमने बांटे वो मेन डायरेक्शंस कहे जाते हैं, और जो साइड में हमने क्या बीचों बीच खींचे इसको हम सब्सिडी डायरेक्शन बोलते हैं। यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट होती है, यहाँ पे साउथ ईस्ट होती है, यहाँ पे क्या है साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट होता है, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में क्या है नॉर्थ वेस्ट होता है। यह सबसे बेसिक चीज है। इतनी फिगर तो क्या भाई आप सभी को याद होनी ही चाहिए जब हम लोग डायरेक्शन में होते हो तब। अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कितना आसान पूछा है आपके एग्जाम में, बट बार बार वही आ रही है कि आसान किसके लिए है। तो आसान उनके लिए है जिनको क्या भी ए वाली कम से कम फिगर जो है अपने दिमाग में क्या भी याद है। इस फिगर को क्या भी आप भूल गए, आपकी जो क्या भी है डायरेक्शन जो है डायरेक्शन बिल्कुल से खत्म हो जाएगी। एक चीज और थी इसमें, लेफ्ट राइट वाली थी, ठीक है। तो पिछले क्लास देखा था हमने डायरेक्शन में, आप एक बार उसको रिवाइज कर सकते हो यूट्यूब चैनल से। यहाँ पे सिंपल सा क्या भी क्वेश्चन बोलता है कि गांव ए जो है गांव बी के पश्चिम में, गांव ए जो है गांव बी के पश्चिम में। या इस क्वेश्चन को थोड़ा सा क्या पलट दे कि गांव बी जो है गांव ए के पूरब में है। तो इस क्वेश्चन को अगर आप डील कर रहे हो तो डील करने में सबसे बड़ी चीज आती है कि सर कहाँ रखे हम, ए कहाँ रखे, बी कहाँ रखे। तो इसके लिए क्या मैंने बार बार बोला है कि डायरेक्शन में जब भी आप जाओ तो जहां से आपको मन करता है वहीं से क्या भी एक पार्टिकुलर पॉइंट को उठाओ और वहीं आपकी क्या भी स्टार्टिंग पॉइंट हो जाती है, वहीं क्या भी आपका बेस हो जाता है डायरेक्शन का। तो अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो यहाँ पे क्या भी हम लोग गांव ए को अपना बेस बनाते हैं। गांव ए जो है गांव बी के पश्चिम में, समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर सपोज कर लो कि क्या भाई यहाँ पे हमने ए रखा, तो ए जो है पश्चिम में है, पश्चिम किस दिशा को दिखा रहा है यहाँ पे, इसका मतलब बी अगर यहां होता, बी यहां होता तो हम कह सकते थे कि सर ए जो है वो ए बी के पश्चिम में है। तो मतलब क्या भाई कि एक छोटा सा यहाँ पे लाइन खींचो और यहाँ पे आ जाओ। अब देखो दोनों का रेस्पेक्ट इस दिशा से देख लो कि हमने शुरू किया क्या भाई ए से, तो ए जो है बी के पश्चिम में है, या फिर वहीं क्या भी अगर हम लोग क्या भी क्वेश्चन को उल्टा पढ़ें तो ये बी जो है वो बी के पूरब में है। क्वेश्चन देखो सीधा सा डायग्राम हमें बना लेना है, बाकी कुछ नहीं। गांव ए गांव बी के पश्चिम में है, जो गांव सी के दक्षिण में है। अब यह जो है वो जो रिलेट कर रहा है किसको भैया, बी को। गांव ए गांव बी के पश्चिम में है, जो गांव सी के दक्षिण में है। कौन सी के दक्षिण में है, तो सी के दक्षिण में है भैया बी। तो सी अगर बी को अगर दक्षिण में होना पड़े तो इसका मतलब कि सी उत्तर में होगा, या बी अगर क्या भैया हम लोग दक्षिण में रखना चाहते हैं तो इसका सीधा सा मतलब हो गया क्या भैया कि बी का डायरेक्शन कुछ ऐसे होना चाहिए, यूं। ए है बी के पश्चिम में, बी जो है वो क्या भैया सी के दक्षिण में है, जो गांव डी के पश्चिम में है, जो गांव डी के पश्चिम में है। अब भैया यहां पे डी कौन, पारुल का आंसर ए आ रहा है, कौन सा पारुल। अब यहां पे बात आती है, क्वेश्चन हमसे क्या पूछा, अभी क्वेश्चन को हम डील ही कर रहे हैं कि इस सी जो है सी के दक्षिण में बी है, ठीक है, और सी कहां है, तो ये डी के पश्चिम में है। तो डी के पश्चिम में होने का मतलब क्या था कि डी के पश्चिम में होने का मतलब था कि डी बेचारा यहां बैठेगा। अब देख लो, अब ये डायग्राम आपकी फाइनल हो गई। अब डायग्राम आपकी फाइनल हो गई तो अब आप बड़े प्यार से इसको देख लो, एक बार चेकआउट कर लो कि डायग्राम हमारी सही बनी है कि नहीं बनी है। कैसे, तो गांव ए जो है वो बी के क्या भैया पश्चिम में है, एक गांव बी जो है वो सी के क्या भैया दक्षिण में है, और सी जो है वह डी के पश्चिम में, ठीक है। ए हो गई क्या भैया हमारी डायग्राम। अब यहां बोलता है गांव डी के सापेक्ष गांव ए जो है वो किस दिशा में है, यानी कि अगर हम डी की बात करें, अगर हम डी की बात करें
तो डी के सापेक्ष में जो है वह ए कहाँ आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे सपोज कर लो आप कि ए पॉइंट जो है हमने क्या बोला था, बार बार डायरेक्शन हम लोग क्या आएगी, अगर हम डी को अपना यहाँ पे बेस पॉइंट बना ले तो ए जो है वो ए किधर आ रहा है, काजल माइनस, ठीक है। यहाँ देखो डायरेक्शन तो ऐसा ही बन रहा है ना, उत्तर पश्चिम वालों, उत्तर पश्चिम होता तो डी के जगह ए जो है वो यहां होता, बट ए बेचारा कहां भी है, ए नीचे की तरफ है, किसके बीच, तो पश्चिम और साउथ के बीच। तो भैया यहाँ पे जिन लोगों ने ए और सी आंसर दिया था वे लोग देखें कि इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा दक्षिण पश्चिम। ठीक है, ये इस दिशा में है, और अगर इधर रहता तो फिर क्या होता, या उत्तर पूर्व हो जाता, सॉरी दक्षिण पूर्व हो जाता। तो डायग्राम और डायग्राम के साथ इसका रिलेशन कैसे कितना परफेक्टली बनाना है, आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही क्या परफेक्टली बनेगा। ठीक है, ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन, और एक और क्वेश्चन आप ही के एग्जाम का लीजिए, ये वाली, ये भी आप ही के प्रीवियस एग्जाम की क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम लोग आज के क्या रीजनिंग के नए टॉपिक पर, वो भी मस्त है, एक बार में समझ में आ जाएगी। ठीक है, एक बार समझाऊंगा, बाकी क्वेश्चन आप खुद बनाओगे। चार मित्र एक क्षेत्र में रहते हैं, ए का घर बी के पश्चिम में है, बी का घर सी के दक्षिण में और सी का घर डी के पूर्व में है। डी से बी का घर किस दिशा में? बार बार बोलता हूं कि सबसे पहला काम करो क्या भी, एक चीटिंग बना लो, अपना एक चीट बना लो आप। नॉर्थ ईस्ट कीर्ति समझा नहीं, क्या बैक कर दूं मैं? ये सबसे नहीं होता है ना, ये क्या भी, ये आपको एक अलग कॉन्फिडेंस देगा जब डायरेक्शन में होंगे ना हम लोग। दिखे मैथ में क्या करते हैं, मैथ में बनाते हैं बहुत लोग डायरेक्ट क्या भी शॉर्टकट फॉर्मूला क्या भी अपना रट कर बैठे हुए उसको लिखना। मेरा मानना ये है कि जब मैथ और रीजनिंग क्वेश्चन में हो तो जिस फॉर्मूले से आपको रिलेट कर रहे हो आप उस फॉर्मूले को हमेशा से लिखते हुए चलिए। क्यों? क्योंकि जितनी बार फॉर्मूला आप याद रखिएगा लिखिएगा उतना ही फॉर्मूला क्या भैया आपको याद होगा। ठीक है, आइए यहाँ पे, तो चार मित्र एक क्षेत्र में लो, बोलता है कि ए का घर बी के पश्चिम में, एकदम जस्ट पीछे वाला क्वेश्चन। ठीक है, अब वहां पे क्या भाई गांव था, यहाँ पे घर हो गए, क्या फर्क पड़ता है हमें, गांव हो घर हो क्या फर्क पड़ता है, हमें तो ए बी सी डी करना है। ए का घर बी के पश्चिम में है तो सपोज कर लो कि ए की घर यहाँ पे हमने यहाँ पे रख दिया। अब इसको बी के पश्चिम दिखाना हो, इसका मतलब कि बी हमने कहाँ रखना होगा, बी हमने यहाँ रखना होगा, क्योंकि अगर बी से रिलेट कर रहे हैं तो बी हमारा यहाँ पे बेस होगा, और बी बेस होगा। अगर मान लो पहले भी समझाया मैंने, बी अगर बेस है तो बी के पश्चिम में हम कहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, इसका मतलब ए जो है वो ए यहाँ होना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए था। ए का घर बी के पश्चिम में समझ में आती है, बी का घर जो है वो सी के दक्षिण में है, एकदम सेम क्वेश्चन की तरफ क्या भी आ रहा है, बी का घर जो है वो सी के दक्षिण में है।
ठीक है, यहाँ पे क्या भैया हमने सी करा, ठीक है। बी का घर जो है सी के दक्षिण में है, और सी का जो घर है वह डी के पूर्व में है। सी का घर जो है वो डी के पूर्व में है, इसका मतलब इसको उल्टा भी पढ़ सकते हो आप कि डी जो है वो सी के पश्चिम में है। यूं आ जाओ, है जी, ठीक है। तो आप इसको बड़ा खींची लो, बेहतर रहेगा, यहाँ पे छोटा दिख रहा है। अब देखो रिश्ते, अब इनकी दिशा को क्या रिलेट करने की कोशिश कीजिए, क्या हम लोग सही हैं। बी के पश्चिम में ए है, बी जो है वो क्या भी है सी के दक्षिण में, अगर सी दक्षिण बी क्या भी बी अगर दक्षिण हो इसका मतलब सी नॉर्थ में होगा, साउथ क्या भी आपके उत्तर में होगा, और सी अगर पूरब में है इसका मतलब क्या है डी को हमें पश्चिम बैठाना होगा, तब तो हम सी को क्या है पूरब से रिलेट कर पाएंगे। हाँ जयबा का आंसर आ रहा है। अब क्वेश्चन आ रहा है कि डी से बी का घर किस दिशा में है, तो डी बैठा हुआ बेचारा यहाँ पे, बी बैठा हुआ यहाँ पे, ठीक है। आप लोग बार बार एक ही, अब कहने का मतलब क्या था, मैंने बोला सर क्वेश्चन एक जैसा था, जरूरी थोड़े कि आंसर एक जैसा होगा जयबा। डी यहाँ है ना, अब हम डी को बेस बनाएंगे, तो डी को जरा बेस बनाओ भैया, जहां पहुंच गए गिनती वहीं से शुरू, जहां हम खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू। जरा बताओ तो जयबा, यह डायरेक्शन जो है, ये डायरेक्शन कौन सी दिखा रही है, डी से बी की। ए वाली जो है बी यहीं बैठा हुआ ना, तो डी बेचारा यहाँ पे पॉइंट हो गया, तो डी से ये बी कौन सी दिशा जा रही है, क्या इसको साउथ ईस्ट कर सकते हैं हम। इसको हम साउथ ईस्ट जो है वो बिल्कुल कर सकते हैं, यहाँ पे देख लो, इसलिए बोल रहा हूं मैं। अब चूंकि बार बार बोलता हूं मैं, बार बार को डायरेक्शन में समझा रहा हूं कि जहां पे आप पहुंचो दिशा वहीं से शुरू हो जाएगी। तो हमारा बेस यहाँ पे कौन बना, बेस बना डी, हम डी से देख रहे हैं, और डी की क्या है इस साइड में, यहाँ पे आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है, पूछने की जरूरत नहीं है। अगर ये डायग्राम आपकी बन जाती है तो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन ही नहीं है कि डी से जो बी का घर होगा वो डी से बी का घर कौन सी दिशा में होगा, तो वह होगा दक्षिण पूर्व यानी कि साउथ ईस्ट में। जयवा आपका सी आ रहा था, सी सॉरी आप डी दे रही थी, दक्षिण पश्चिम। तो क्वेश्चन जस्ट एक तरह के थे, थोड़ा सा बदलाव था यहाँ पे, ठीक है, और थोड़ी सी बदलाव जो है हमारी आंसर क्या भी बदल गई है जी। चलिए, इस तरह के क्वेश्चन को क्या भी आप रिलेट करते रहिए। बार बार बोलता हूँ, प्रैक्टिस सेट अगर मिल जाता है, मिल रहा होगा भी, प्रैक्टिस सेट लो, और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो, गारंटी तो ये नहीं देता कि यही क्वेश्चन आएगी, बट इस तरह की क्वेश्चन आएगी इसकी गारंटी हम लोग दे सकते हैं, ठीक है। अब आइए असली मजा इसमें, यह भी आपके एग्जाम का ही क्वेश्चन है, यह भी आपके एग्जाम क्वेश्चन है कि किसी में 8 1 7 यानी कि 817 का अर्थ है कॉटन मिक्स ट्रेड, 827 का अर्थ है ट्रेड मिक्स क्लॉथ, और 213 का अर्थ है सॉफ्ट क्लॉथ। तो सॉफ्ट के लिए कूट ज्ञात करें, यानी कि सॉफ्ट शब्द के लिए कौन सा यहाँ पे क्या भैया नंबर है, यह हमें निकालना, यह आपके लिए अति महत्वपूर्ण, यह हर एग्जाम के लिए क्या भी अति महत्वपूर्ण, ना सिर्फ यूपी पुलिस या फिर क्या भी एसएससी में आ जाओ, बैंकिंग क्षेत्र में आ जाओ, ठीक है, सभी जगह इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। यह जो क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन क्या भी है हमारे कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित है। ऐसे कोडिंग डिकोडिंग जो होती है वह जनरली हम लोग अल्फाबेट पढ़ते हैं तब पढ़ते हैं इसको, बट ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन दिख गया और इसमें अल्फाबेट और की लेटर की उतनी जरूरत थी नहीं, तो मैं सोचा क्या भाई कि आज आप लोग इसी चीज को समझे, कितनी आसानी से समझे, इस चीज को मैं क्या पे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब कि अगर ये क्वेश्चन आपके पास आ जाए तो क्या भाई वो क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, और
छूट गई? समझो कि क्या है हम लोग कैसे करेंगे दोस्तों। बड़ा ही आसान एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको डील कर रहा हूं, इसके बाद सभी क्वेश्चन इसी पर हैं। क्वेश्चन आज आप लोग मुझे बना के दिख, ये जो 817 लिखी हुई है थोड़ा सा इसको बाइफरकेट करो आप। 817 इसका क्या है भाई, इसका है 827, इसका है क्या भैया 213। अब यहाँ पे दो चीजें, यहाँ पे हमसे क्वेश्चन पूछा कि सॉफ्ट कॉटन क्लॉथ में 213 में कौन सा जो अंक है वो सॉफ्ट के लिए प्रयोग किया गया है, हमने ये बतानी है। तो इसमें हम लोग कैसे बताते हैं, तो इसमें हम लोग बताते हैं क्या भैया कॉमन ढूंढ कर। इसका एकमात्र ब्रह्मास्त्र जो है वो ब्रह्मास्त्र है क्या भैया कॉमन। अब हम कॉमन कैसे ढूंढेंगे, तो इसके क्या भैया अलग अलग तरीके हैं। अगर लॉन्ग मेथड में जाओगे तो लॉन्ग मेथड में क्या भैया हर शब्द को आपको क्या भैया देखना पड़ेगा कि हर शब्द के लिए क्या है, हर शब्द के लिए किस चीज किस अंक का प्रयोग किया गया है। अभी यहाँ पे क्या भैया अंक है, कहीं दूसरे में जाओगे तो वहां पे साइन होगा, किसी क्या भैया आप दूसरे क्वेश्चन में जाओगे तो कुछ लेटर